Good morning, children. Today I will teach you about premature rupture of membrane. So let me start it. Outline: introduction, sign and symptoms, investigation, treatment, and summary. The definition: spontaneous rupture of membrane are any beyond 28 weeks of pregnancy but before the onset of labor is called pre-labor rupture of membrane or premature rupture of membrane. जब 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद कभी भी और ऑनसेट ऑफ लेबर के पहले, मतलब कि 37 वीक्स कंप्लीटेड वीक्स के पहले कभी भी जब मेम्ब्रेन जो होता है अपने आप रप्चर हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड द प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. Second, when rupture of membrane occur before 37 completed weeks, it is termed as premature rupture of membrane. जब रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जो होता है 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के पहले कभी भी हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड द प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. द पैथोजेनेसिस, द एट टर्म क्या होता है पैथोजेनेसिस, और प्री टर्म में क्या होता है. Programmed cell death and activation of catabolic enzymes such as collagenous and mechanical forces membrane are ruptured. जो एक्टिवेशन ऑफ कैटाबॉलिक एंजाइम के एक्टिवेशन के कारण और कोलिजन एंड मैकेनिकल फोर्स के कारण प्रोग्राम सेल का डेथ हो जाता है और मेम्ब्रेन रप्चर हो जाता है. प्री टर्म में क्या होता है, सेम मैकेनिकल एंड प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ द दिस पाथवे. यही सेम जो प्रोग्राम सेल का डेथ हो रहा है और सेम प्रोसेस होता है एंड मैकेनिकल एंड प्रीमेच्योर एक्टिवेशन ऑफ दिस पाथवे, और मैकेनिकल और प्रीमेच्योर एक्टिविटी होता है इस पाथवे में और इस कारण प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है. पैथोजेनेसिस, however early premature rupture also appear to be linked to underlying pathologic process. ये जो होता है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने के कारण ये होता है. इंसिडेंस क्या है, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी में जो होता है देखने को मिलता है. Causes: in majority the causes are unknown. The possible cause are increased favorability, in majority the cause are not known. The possible cause are increased फेब्रिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब कि मेम्ब्रेन की जो फेब्रिलिटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है. डिक्रीज टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन, जब जो तनन क्षमता होती है मेम्ब्रेन की वो डिक्रीज़ हो गई है. पॉलीहाइड्रोमिनियास के कारण, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी के कारण, मल्टीपल प्रेगनेंसी के कारण होता है. इन्फेक्शन ड्यू टू कोरियोएमनियोनाइटिस, इसका मतलब होता है कोरियोएमनियोनाइटिस का मतलब होता है कि infection of the fetal amnion and chorion membrane caused by the bacteria. It is called the chorioamnionitis. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण एंड लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण होता है. सर्वाइकल लेंथ यदि 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, यदि पेरियर प्रीटर्म लेबर है, लो BMI है, 19 kg mm³ है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कारण प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है. स्मोकिंग इज़ द रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज़ डबल इन द मदर हु स्मोक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ स्मोकिंग जो होता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के रिस्क को डबल करता है यदि मदर प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती है. एंड मल्टीपल गेस्टेशनल एज के गेस्टेशन यदि ट्विंस प्रेगनेंसी के कारण भी जो होता है ट्विंस प्रेगनेंसी के कारण भी प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है. एंड कोरियोएमनियोनाइटिस क्या होता है, कोरियोएमनियोनाइटिस इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी कॉज बाय बैक्टीरिया इन्फेक्शन ऑफ द फीटल एमनियन एंड कोरियन मेम्ब्रेन. कोरियोएमनियोनाइटिस जो होता है प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसमें फीटल जो एमनियन और कोरियन मेम्ब्रेन होता है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ये होता है. एंड साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई देता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का, maternal fever,
टेम्परेचर इज़ 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सिग्निफिकेंट मैटरनल ट्रैकीकार्डिया इज़ द लेस देन 120 बीट पर मिनट एंड और फीटल ट्रैकीकार्डिया इज़ द 160 to 180 बीट पर मिनट। प्रूलेंट और फाउल स्मेल एमनियोटिक फ्लूइड, जो प्रूलेंट और फाउल स्मेल एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा एंड वेजाइनल डिस्चार्ज रहेगा। यूट्राइन टेंडरनेस रहेगा। मटर्नल ल्यूकोसाइटोसिस रहेगा, इसमें जो TLC काउंट जो होगा 15,000 से 18,000 सेल पर ml म्यू लीटर रहेगा। एंड द डायग्नोसिस ऑफ प्रीमेच्योर PROM को कैसे डायग्नोस करेंगे, तो इसमें होगा सडन गश ऑफ फ्लूइड पर वेजाइना और वाटर वेजाइनल डिस्चार्ज और कंटिन्यूस लीकिंग थ्रू द वेजाइना। सडन गश ऑफ फ्लूइड जो होगा पर वेजाइना से बाहर निकलेगा एंड वाटर वेजाइनल डिस्चार्ज और कंटिन्यू वेजाइना से लीकिंग होगा और वेजाइना से डिस्चार्ज होगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसमें है साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम कैसे डायग्नोस करेंगे। फर्स्ट है मटर्नल टेम्परेचर इंक्रीज इन द कोरियोएमनाइटिस के कारण मटर्नल का टेम्परेचर और पल्स रेट इंक्रीज रहेगा। फीटल हार्ट रेट के द्वारा हम डायग्नोस कर सकते हैं, जो कि 150 to 180 बीट पर मिनट के आसपास रहेगा। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से हम डायग्नोस कर सकते हैं। रिड्यूस साइज ऑफ यूट्रस देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन की तुलना में एब्डोमन का साइज़ जो होगा रिड्यूस रहेगा, यूट्रस का साइज़ रिड्यूस रहेगा। रिड्यूस राइकर वॉल्यूम रिड्यूस रहेगा। एंड और स्ट्राइल स्पेकुलम एग्ज़ाम से हम डायग्नोस कर सकते हैं। ये जो होता है वेजाइनल एग्जामिनेशन इज़ जनरली अवॉइडेड इन प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं लिखा है, लेकिन स्ट्राइल स्पेकुलम एग्जामिनेशन में फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लाइकर हम लाइकर को हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, देखेंगे। हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ लाइकर टू असेस ऑर्डर ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके ऑर्डर को असेस करने के लिए। टू एक्सक्लूड कॉर्ड प्रोलेप्स को एक्सक्लूड करने के लिए, देखने के लिए। टू टेक एंडोसर्वाइकल स्वाब को हम लेके उसको जांच कर सकते हैं। टू परफॉर्म नाइट्रोजन टेस्ट एंड फर्न टेस्ट, हम नाइट्रोजन टेस्ट और फर्न टेस्ट हम जो परफॉर्म करके हम जो होता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है कि नहीं इसको डायग्नोस कर सकते हैं, या लीकिंग हो रहा है कि नहीं इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो आपको नाइट्रोजन टेस्ट और फर्न टेस्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको नीचे जो है इस स्लाइड में नीचे इसके बारे में दिया गया है, उसको मैं आपको अभी बताती हूँ। Then complication of the premature rupture of membrane. The maternal complication is the preterm labor, infection like chorioamnionitis, purpural sepsis, कॉर्ड प्रोलेप्स, ड्राई लेबर एंड प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकता है। एंड द फीटल कॉम्प्लिकेशन इज़ द प्रीमेच्योरिटी, फीटल पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, नियोनेटल सेप्सिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है बेबी को, इंक्रीज पेरेनियल मॉर्बिडाइटिस और सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। देन इन्वेस्टिगेशन, हमको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है ड्यूरिंग लेबर के दौरान। तो हमको है कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, CRP करना है, रूटीन माइक्रोब एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी करना है, हाई वेजाइनल स्वाब, जर्न स्ट्रेन एंड कल्चर टेस्ट करना है, एंड अल्ट्रासोनोग्राफी करना है फॉर द गेस्टेशनल एज को देखने के लिए, एंड फीटल बायोफिजिकल प्रोफाइल के लिए, एंड CTG टेस्ट करना है। CTG टेस्ट का मतलब होता है कार्डियोटोकोग्राफी इज़ अ टेक्निकल means of recording the fetal heartbeat and uterine contraction during pregnancy। जो कार्डियोटोकोग्राफी होता है एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा हम फीटस के हार्ट बीट और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को असेस करते हैं कि फीटस का हार्ट बीट करेक्ट है कि नहीं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। इसको असेस करने के लिए CTG एक टेस्ट होता है, ठीक है। देन हम नाइट्रोजन टेस्ट करेंगे जो कि मैं आपको नीचे बताऊंगी, जो कि एक
एक पेपर टेस्ट होता है जिसमें हम पीएच वॉल्यूम को देखते हैं, एंड फर्न टेस्ट एंड नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट करेंगे। तो नाइट्रोजन टेस्ट होता क्या है? जो नाइट्रोजन टेस्ट होता है इज़ अ पीएच इंडिकेटर डाई टेस्ट होता है, जो कि नाइट्रोजन इंडिकेट पीएच इन द रेंज ऑफ 4.5 to 7.5, जो कि इंडिकेट करता है 4.5 से 7.5 के पीएच को। फॉल्स पॉजिटिव इफ़ ब्लड गेट्स इन द सैंपल। कब कब ये फॉल्स पॉजिटिव शो होता है? इफ़ ब्लड गेट्स इन द सैंपल, इफ़ देयर इज़ एन इन्फेक्शन प्रेजेंट, यदि कोई वहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट रहता है। रिसेंट वेजाइनल इंटरकोर्स, यदि रिसेंटली वेजाइनल इंटरकोर्स हुआ है, यदि सीमन वहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि सीमन का पीएच बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। नाइट्रोजन टेस्ट में क्या होगा? बिलो पीएच इज़ 4.5 तो वो येलो होगा, और यदि अबव 7.5 होगा तो वो क्या बोलते हैं, ब्लू इंडिकेट करेगा। दिस टेस्ट इन्वॉल्व पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ फ्लूइड ऑब्टेन फ्रॉम द वेजाइना ऑन टू पेपर स्ट्रिप कंटेनिंग नाइट्रोजन डाई। जो एक पेपर होगा जो कि नाइट्रोजन टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, वो जो नाइट्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन टेस्ट के लिए जो हम पेपर यूज़ करेंगे, उस पेपर के ऊपर हमको वेजाइनल स्वैब का कुछ ड्रॉप डालना है, और यदि वो ब्लू हो जाता है, इफ़ द पीएच इज़ ग्रेटर देन 6, तो वो इंडिकेट करता है कि पीएच जो होता है 7.0 है। अब ब्लू स्ट्रिप मीन्स इट इज़ मोर लाइकली टू मेम्ब्रेन हैव रप्चर। और यदि वो बहुत ज़्यादा ब्लू इंडिकेट करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि ये इसको असेस करने का एक क्राइटेरिया है, जिस तरीके का वो ब्लू दिखाई देगा वो उसके पीएच को इंडिकेट करता है, तो हमको इससे मैच करना है। यदि ब्लू बहुत ज़्यादा 6.0 से ज़्यादा है, तो वो मेम्ब्रेन रप्चर को इंडिकेट करता है कि मेम्ब्रेन सही में रप्चर हो गया है या लीकिंग हो रहा है। एंड देन पीएच एक और टेस्ट का नाम दिया था पीएच, उसी तरीके का पहले एक टेस्ट आता था हीजेट टेस्ट। ये जो होता है इसमें भी पहले ये इसी टाइप का एक टेस्ट था जो पहले यूज़ किया जाता था, जिसमें इंटैक्ट मेम्ब्रेन यदि होगा तो इस कलर का दिखेगा, ऑरेंज कलर का टाइप भी दिखेगा, और यदि रप्चर मेम्ब्रेन हो गया है पूरी तरह से तो वो ब्लू 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 होते जाएगा। देन एक फर्न टेस्ट है। फर्न टेस्ट जो होता है डिटेक्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्न लाइक पैटर्न ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस व्हेन अ स्पेसिमेन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज अलाउड टू ड्राई ऑन द glass slide and is viewed under a low power microscope। जब हम जब सर्वाइकल म्यूकस को एक ग्लास स्लाइड के ऊपर रखते हैं और उसको ड्राई करते हैं, और जब हम उसको अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, तो हमको फर्न लाइक पैटर्न में सर्वाइकल म्यूकस जो होता है फर्न लाइक पैटर्न में दिखाई देता है, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये जो होता है ये हमको इंडिकेट करता है कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गया है। टू डिटेक्ट द रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एंड द ऑनसेट ऑफ लेबर। ये जो होता है, जब ये टेस्ट कब करते हैं, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को लेबर की शुरुआत होने के पहले डिटेक्ट करने के लिए। इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ ओवल्यूशन एंड फर्टिलिटी। ओवल्यूशन और फर्टिलिटी का इनडायरेक्ट एविडेंस है ये। एंड ट्रीटमेंट है। जनरल ट्रीटमेंट में हमको क्या करना है, ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट में हमको क्या करना है, द मैनेजमेंट प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विथ कोरियोएमनियोनाइटिस। Management of premature rupture of membrane without chorioamnionitis is the before 37 weeks of gestation. Management of preterm premature rupture of membrane without chorioamnionitis, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट करना है। जनरल ट्रीटमेंट में हमको पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करना है। फर्स्ट, बेड रेस्ट विथ बाथरूम प्रिविलेज, हमको उसको बेड रेस्ट देना है। वर्निंग और उसको बाथरूम में रिस्ट्रिक्शन रखना है। वर्निंग ऑफ क्लीन वल्वा पैड, उसको वियरिंग करवाना है क्लीन वल्वल पैड को।
ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देना है, काउंसलिंग करना है मदर को, मटर्नल एंड फीटर को मॉनिटर करना है, क्लोज मॉनिटर करना है, मदर मॉनिटरिंग करना है फॉर द टेम्परेचर, पल्स, बीपी, लाइकर वॉल्यूम के लिए, ऑर्डर ऑफ लाइकर के लिए, यूट्राइन टेंडरनेस के लिए हमको मदर को मॉनिटर करना है, फीटल मॉनिटर करना है, उसके हर 4 आवर FHS, CTG डेली एंड बायोफिजिकल प्रोफाइल वीकली करना है। Then management of premature rupture of membrane with chorioamnionitis, temperature of pregnancy respective of gestation age, mode of temperature termination, induction of labor with oxytocin for short period, CS if vaginal delivery is CI if not delivered by 12 hours of diagnosis of chorioamnionitis। हमको इंडक्शन ऑफ लेबर, मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज द गेस्टेशन एज। हमको टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए उसकी गेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग करना है। मोड ऑफ टर्मिनेशन के लिए हमको देखना है कि यदि बेबी जो है 37 वीक्स से ज़्यादा हो गया है तो हमको इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करना है, जिसमें ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करना है और देखना है कि 12 घंटे तक यदि लेबर प्रोग्रेस नहीं हो रहा है तब हमको CS की तरफ जाना है। और यदि गेस्टेशन एज 37 वीक्स से पहले है और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया है तभी भी हमको प्री टर्म डिलीवरी करवाना पड़ेगा उस पेशेंट का। मैनेजमेंट ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विदाउट कोरियोएमनियोनाइटिस, यदि कोरियोएमनियोनाइटिस नहीं है और बिफोर 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, इस केस में हमको एक्टिव मैनेजमेंट में बेस्ट ऑप्शन है इंडक्शन ऑफ लेबर विथ ऑक्सीटोसिन। हमको इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करना है ऑक्सीटोसिन के साथ। लोअर यूट्राइन सीजरियन सेक्शन करवा सकते हैं हम। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इफ सर्वाइकल इज नॉट रिप्ड, नॉन इंटरवेंशन इज वेट फॉर 6 to 12 hours टू अलाउ रिपनिंग ऑफ सर्विक्स एंड स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर। हमको 6 से 12, यदि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में हमको 6 से 12 घंटे तक के रुकना है, वेट करना है और देखना है कि सर्विक्स में अपने से लेबर प्रोग्रेस स्टार्ट तो नहीं होता है। मैनेजमेंट ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन विदाउट कोरियोएमनियोनाइटिस, यदि प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया और विदाउट कोरियोएमनियोनाइटिस है तो हमको क्या करना है, इफ़ गेस्टेशन एज इज़ बिलो 34 वीक्स बट ओवर 37 वीक्स है तो हमको क्या करना है, 34 वीक्स और बट 37 वीक्स तक के से ज़्यादा नहीं है तो हमको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट एज लॉन्ग एज नो साइन ऑफ कोरियोएमनियोनाइटिस। यदि हम कोई भी इस पीरियड से इस पीरियड तक कोई भी हमको कोरियोएमनियोनाइटिस का साइन नहीं दिख रहा है तब हमको एक्टिव मैनेजमेंट में इंडक्शन ऑफ लेबर ऑफ बाय ऑक्सीटोसिन और लोअर यूट्राइन सिजेरियन सेक्शन करवाना है। गेस्टेशन एज बिटवीन 24 to 34 वीक्स, यदि गेस्टेशन एज 24 से 34 वीक के बीच में है तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन, हाइड्रोकॉर्टिजोन फॉर लंग मैचुरेशन के लिए हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स थेरेपी देना है जो कि बेबी के लंग्स मैच्योरिटी के लिए करते हैं। टोकोलाइटिक एजेंट देना है जो कि 48 आवर टू अलाउ लंग मैच्योरिटी के लिए देना है टोकोलाइटिक एजेंट। इन यूट्रो ट्रांसफ़र ऑफ फीटस टू द सेंटर विथ नियोनेटल सपोर्ट एंड गेस्टेशन मतलब कि हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है मदर को जो कि क्या करेगा, पेशेंट बेबी के लंग मैच्योरिटी के लिए रहेगा। टोकोलाइटिक्स देना है एंड यूट्रो ट्रांसफ़र ऑफ फीटस टू द सेंटर विद द नियोनेटल सपोर्ट एंड गेस्टेशन एज 24 वीक्स से ज़्यादा है। एक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू पुअर प्रोग्नोसिस, हमको टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को क्योंकि प्रोग्रेस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ये बेस्ट ऑप्शन है। देन स्कीम ऑफ फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का स्कीम क्या है, पहला है मेंटल हेल्थ असेसमेंट, उसके मटर्नल हेल्थ को असेस करना है। फीटस का गेस्टेशन एज, वेट, पल्मोनरी मैच्योरिटी को असेस करना है। देन फीटस का जो गेस्टेशन एज है उसको असेस करना है, वेट को असेस करना है, पल्मोनरी मैच्योरिटी को असेस करना है। सेप्टिक वर्क अप सर्वाइकल वर्क यूट्राइन कल्चर को हमको उसको सेप्सिस तो नहीं हुआ है उसको देखना है। नॉन स्ट्रेस टेस्ट करना है, माइंड बायोफिजिकल प्रोफाइल करना है। टू मॉनिटर मटर्नल पल्स टेम्परेचर FHS एंड टू स्टार्ट द प्रोफिलैक्टिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है।
एम्नियोइटिस, प्लेसेंटल एब्रप्शन, फीटल डेथ, डिस्ट्रेस और लेबर प्रोग्रेस को देखना है। यदि ये प्रेजेंट है, एम्नियोनाइटिस, प्लेसेंटल एब्रप्शन, फीटल डेथ, डिस्ट्रेस और लेबर, यदि ये सब प्रेजेंट है तो हमको उसको तुरंत डिलीवर्ड करवाना है और इंट्रापार्टम पीरियड में ही एंटीबायोटिक्स देना है और उस बेबी को INICU शिफ्ट करना है। एंड यदि ये अब्सेंट है, ये सब चीज़ अब्सेंट है, अब्सेंट के केस में यदि प्रेगनेंसी 34 वीक्स से ज़्यादा है तो हमको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट टू कंटिन्यू फॉर फीटल मैच्योरिटी, hospital and limited sources that transfer the patient to the with fetus in utero to and the center equipped with NICU। हमको यदि प्रेगनेंसी 34 वीक्स से ज़्यादा है, इस केस में हमको पेशेंट को ऐसे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है जो वेल इक्विप हो, जहाँ पे अच्छा सा हॉस्पिटल, जहाँ पे अच्छा एक NICU हो, जहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स प्रेजेंट हो। ऐसे हॉस्पिटल में हमको अच्छे मैनेजमेंट के लिए उस पेशेंट को शिफ्ट करना है। एंड देन यदि 37 वीक्स से प्रेगनेंसी लेस है और 37 वीक्स एंड लेस देन 44 वीक्स और लेस देन 37 वीक्स है प्रेगनेंसी, वेट फॉर स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर के लिए 24 से 48 घंटे वेट करना है। यदि वो फेल हो गया है उस केस में हमको इंडक्शन ऑफ लेबर में ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करना है। और यदि लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन है तो हमको क्या करना है, सीजरियन नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हो। और यदि नॉन सिफेलिक प्रेजेंटेशन है उस केस में हमको CS कराना है। अब प्रेगनेंसी यदि 37 वीक्स से ज़्यादा है, वेट फॉर स्पॉन्टेनियस लेबर का वेट करना है 24 घंटे। यदि ये फेल है तो इंडक्शन ऑफ लेबर स्टार्ट करना है और फिर यदि ऑब्स्टेट्रिकल रीज़न है तो सीजरियन डिलीवरी की तरफ जाना है। दैट्स इट।